हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने बेटे साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ लिया, न्यूमेरिकल पढ़ लिया, डेंसिटी कांस्टेंट होती थी। ये सब बातें होने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि ईएमयू पढ़ चुका है, पहले उसकी बात लिखो। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ ईएमयू, सभी बच्चे हेडिंग डालें। एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ ईएमयू। यहाँ पढ़ जाओ, यहाँ पढ़ जाओ। अब बेटे हमें एनर्जी इक्विवेलेंट ईएमयू दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? We know that डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। पढ़ा है ना? बोल ही नहीं रहे हैं। या आप क्या लिखेंगे? एम सी स्क्वायर किसका इक्वेशन है? किसका इक्वेशन है? आइंस्टीन इक्वेशन है। किसका है बेटा? आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या मिल गया आपको? आइंस्टीन इक्वेशन मिल गया। चलिए कैसे निकालेंगे? एम इज द एटॉमिक मास यूनिट। कितनी होती है? 1.67 या 66 लिख दीजिए। 10 टू पावर बोलिए 27 क्या केजी। एनर्जी 3 इंटू 10 पावर क्या 8 का स्क्वायर। अब आप एनर्जी को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगी तो 1.4920 10 पावर माइनस 10 जूल आएगी। अब हमें ईएमयू में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पढ़ा है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1.602 10 पावर माइनस 19। लेकिन 19 कैसे करेंगे? ये मेगा है तो मेगा 10 पावर बोलिए 6 ना, तो 6 इसे सॉल्व करें। मेगा का प्लेस लिया 10 पावर 6, इलेक्ट्रॉन का प्लेस लिया है वैल्यू ये बेटे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.602 10 पावर क्या मिलेगा? माइनस 13 ना, क्या बेटा? जूल। क्या मिल जाएगा? जूल। अब एनर्जी को बदलिए मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या करेंगे? 1.4920 को 1 जूल इक्वल टू करेंगी 1.602 10 पावर क्या माइनस 13। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो आएगी बेटे 9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको एनर्जी मिलेगी।
और इसी एनर्जी को कहा जाता है बेटा ईएमयू। ईएमयू का नाम डाल्टन भी है, डीए से भी लिखा जा सकता है। इनका कहना है कि ईएमयू इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा, ये आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कहा गया बेटा, कि अभी मैं उसकी बात बताता हूँ आगे लेक्चर में कि आइंस्टीन ने क्या कहा था, क्या चीज़ बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। ईएमयू क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। लिखो तो मैं बताता हूँ आगे। समझ में आया? कुछ नहीं किया है, फिर सुन लो। डेल्टा इक्वल टू mc², एटॉमिक मास यूनिट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी पाया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में इतने जूल, 1 जूल में हमने डिवाइड कर दिया, तो जो आएगा वह एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ आगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, सिलेबस में है या ना है, पढ़ाना ही पड़ेगा, बताता हूँ। आप लिखें इतना। कंप्लीट हो गया? बोलिए, बैठे मत रहिए, बोलिए हो गया। चलिए, एक छोटी सी बातें हैं, मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग कहने का मतलब निगलेक्ट ना करें कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिखो। बहुत अच्छी टॉपिक बताने जा रहा हूँ, बशर्ते आप ध्यान से सुनेंगे, लिखना ज़्यादा है नहीं। हेडिंग डाली मास एनर्जी। लिखिए मास एनर्जी रिलेशन। मैं कुछ आपको आइंस्टीन के द्वारा कहे हुए शब्दों को बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक पे। देखिए ध्यान से, मास एनर्जी रिलेशन। आप जब हायर क्लास में चलेंगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पाएंगे, सुना भी होगा कहीं कहीं आप लोग। हाँ ना, क्या नाम से सुना है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया था। ध्यान सुनना क्या लिख रहा हूँ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
ठीक। अब आइंस्टीन ने क्या कहा है रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में बेटे? अब बेटे मास एनर्जी रिलेशन में सबसे पहले आइंस्टीन को मैं हाईलाइटेड कर दिया, क्योंकि यही सबसे पहले मास एनर्जी रिलेशन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा बेटे, इन्होंने दो बातें कहा। पहली बात मास के बारे में कहा आइंस्टीन साहब ने, फिर दूसरी बात किसके बारे में कहा? एनर्जी की बात। उन्होंने बताया कि मास अगर ग्रेविटी के फील्ड में है, ध्यान रखना, आइंस्टीन जी ने बताया, क्या बताया बेटे, कि अगर कोई भी मास ग्रेविटी फील्ड के है, जहाँ तक ग्रेविटी फील्ड लगती है, तो वह मास बेटे हमें वेट का अनुभव करता है, भार का अनुभव कराता है। लेकिन एनर्जी की बात कहा उन्होंने कि एनर्जी हमें, इसको लिख दिया जाए वेट, क्योंकि एनर्जी मुझे वर्क का अनुभव कराती है। ये तो कॉमन बात है, हम लोग जानते भी हैं। आइंस्टीन साहब ने अगर बताया कि मास एनर्जी क्या है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। मैं थोड़ी सी उनकी कहानी बता रहा हूँ, अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है? जिसकी इच्छा कहेगा अपना समराइज कर नोट करेगा। तो उन्होंने कहा कि मास एनर्जी दो चीज़ हैं, दोनों अलग अलग हमें अनुभूत कराते हैं, परिचय कराते हैं। मास वेट का अनुभव कराती है और एनर्जी वर्क कराती है। लेकिन रिएक्शन में क्या होती है बेटे? कांस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं। जब ये इनको एक दूसरे रूप में बदला जाता है, इनको रिएक्शन कराया जाता है, वन प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में चेंज किया जाता है, इनमें कोई चेंजिंग बदलाव नहीं पाया जाता। तो आइंस्टीन ने कहा कि जब हम एनर्जी में की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू mc² पढ़ा है। अगर मैं 1 ग्राम को देखें कि एनर्जी में बदलेंगे, तो 1 ग्राम को बदलिए, मैं बदल दूं तो बात करूं आपसे, लिख रहा हूं 1 ग्राम लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख दिया। इसको केजी में बनाओगे 10⁻³ हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्या वहाँ बैठती बेटा? अब बेटे इसको आप एनर्जी जूल में होती है, सॉल्व करोगे आप तो 10 पावर कितना मिलेगा? 13 जूल। अब इतनी बात ध्यान सुनिए आप, कि बड़ी अच्छी सी बात मैं बता रहा हूँ कि मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन ने दिया और बताया क्या, कि अगर 1 ग्राम को एनर्जी में बदलना चाहते हो तो इतनी एनर्जी निकलेगी। मतलब समझ में आ रहा ना, कि अगर 1 ग्राम मैं बात करता हूँ, 1 ग्राम को चेंज किया तो उसकी एनर्जी 9 10 पावर 13 जूल निकल रही, बहुत ज़्यादा है। बात में समझ रहा हूँ। फिर उन्होंने एक और दूसरी बात बताया। स्टेप फर्स्ट में समझाया, स्टेप 2 ये समझ में आ गया। एक उनकी कहानी बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा इस बात को अनुभूत हो जाए क्या बता रहा हूँ। मास वेट से बता दिया कि अगर ग्रेविटी फील्ड में वेट है, ग्रेविटी फील्ड में अगर कोई मास है तो हमें वेट का अनुभव कराएगा, एनर्जी वर्क का कराती है। फिर उन्होंने कहा कि एनर्जी को मास में एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का मास कन्वर्टेड टू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, इतनी उन्होंने बता दिया, बहुत सारी विशाल एनर्जी देता है जब 1 ग्राम को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर उनकी बात, फिर उन्होंने तीसरे स्टेप में लोगों को बताया कि आप डेल्टा इक्वल टू mc² पढ़ते हो, ठीक है? अगर आपको मैं डेल्टा m निकालूं तो डेल्टा E अपान क्या मिलेगा? c²। फिर उनकी बात होती है कि अगर c² को इंक्रीज कर दिया जाए,
तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। अब उनका ये कहना है कि अगर हम 1 जूल किसी भी मास को, इनका कहना मतलब व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनका कॉन्सेप्ट दूसरा हो गया कि 1 जूल अगर दें, 1 जूल एनर्जी दें तो कितना चेंजिंग आएगी, करके देख लो। अगर इसको 1 रख लिया, इसको 1 रख लिया और इसकी वैल्यू क्या है 9 तो इनका कहना है कि अगर मैंने इसको कर दिया तो 9 को निगलेक्ट समझो तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -16। अरे भाई समझ नहीं पा रहे क्या, एनर्जी को 1 जूल कर दिया और इसको अगर चेंज करोगे लगभग क्या हो जाएगा, -16 लगभग आएगा। तो कहने का मतलब है अगर हमने देखा जो जूल की वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है। इनका कहना है कि अगर मैं 1 जूल दिया किसी बॉडी को गर्म करने में, 1 जूल दिया तो उसका जो मास कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जो कि हमारे हिसाब से क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, बहुत कम है। इसलिए बेटा कैन नॉट बी, क्या कहेंगे उसे हम, कैन नॉट बी मेजर, इतनी कम एनर्जी को हम बेटा क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो जब नहीं मेजर कर सकते हैं, इतना कुछ लिखना लिखिए, समराइज तो मैं आगे बताऊं, कोई और डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो अब बेटे ये लिख लीजिए आप लोग कि 10⁻16 यूनिट क्या बोला गया, केजी, क्योंकि ये जूल में है ना। इतनी एनर्जी रिलीज करता है, सॉरी इतना ग्राम वेट हमें हाँ एक्सपीरियंस होता है जब हम उसे 1 जूल एनर्जी देते हैं, जो कि मेजर करना इम्पॉसिबल है। आगे चलिए देखिए फिर उन्होंने क्या कहा। तब आपको दोनों ने बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा है क्या, जब कोई बॉडी क्या करती है, मोशन करेगी तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थ्योरी रिलेटिविटी क्या है, m इक्वल टू m0 √1 - b²/c²। अब इन्होंने इसके बिहेव पर इतनी बातें बता दिया बेटे। m क्या है, रेस्ट मास है, क्या है, रेस्ट मास है। b और c पता है आपको, इसमें कोई चीज़ बताना नहीं है। ये रिलेटिव मास है, जब बॉडी कोई क्या करती है, मोशन करती है, उसके दौरान जो मास से रिलीज होता है वो m है। आगे इंक्रीज मास m है। तो इसमें लिखिए फ्रॉम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, from the special theory of relativity, kinetic energy is equal to, kinetic energy is equal to kinetic energy is equal to product of increasing mass, increases mass, increasing ना लिखो, product of increases mass and square of velocity of light। इनका कहना है बेटे कि क्या मिलेगा, m इंटू c²। काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, लिख लीजिए m इंटू c², mc²। ये तो बताया था उन्होंने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल क्या होगा,
m इंटू सी स्क्वायर। फिर लाइन छोड़ लिखिए, पैरा चेंज कर लो। इफ द m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, if m naught is the rest mass of particle and m is the mass in motion, rest mass of particle and क्या बोला दूसरा बेटा, m is the mass of motion, mass of motion, then kinetic energy को T मान लिया बेटा, बार बार काइनेटिक एनर्जी रहे जब मोशन करेगा तब। तो m क्या है, m इज ग्रेटर देन रेस्ट मास, m की वैल्यू रेस्ट मास से ज़्यादा होती है, तो क्या मिलेगा, m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर। तब उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल माइनस रेस्ट ऑफ मास इक्वल टू इंटू सी स्क्वायर। जब रेस्ट में कोई बॉडी का मास है, जब मोशन करेगा उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो m माइनस क्या मिलेगी, m नॉट इंटू सी स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो, बहुत टफ तो नहीं बता रहा हूँ। हमने क्या बताया पहले, अगर मान लेते हैं इंक्रीजिंग मास कितना है m, तो क्या होगा मास इंटू सी का स्क्वायर। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया कि रेस्ट मास अगर m नॉट है और मोशन मास m है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इंक्रीजिंग मास और रेस्ट मास से सी स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया नहीं, जैसे अभी आपका कहने का मतलब पार्टिकल है रेस्ट में, तो उसका मास m नॉट है, जब मोशन करेगा तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, m माइनस m नॉट इंटू सी की स्क्वायर। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर क्यों आपने हाफ m v स्क्वायर नहीं लगाया। यही मैं बता दूं, हाफ m v स्क्वायर तभी लगता बेटे जब वेलोसिटी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट से कितनी बार मैं लेस देन लिखा हूं, इतना कम होना चाहिए। और दूसरी शर्त, मोशन के दौरान जो मास होगा वो उसके लगभग होगा रेस्ट मास के, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आप जान लीजिए कब लागू होगा, कब एप्लीकेबल होगा, जब स्पीड ऑफ लाइट से मोशन ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत 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 कम हो जाए, तब ये लागू होगा। मैं इसलिए भी बता दिया, मान लीजिए आप लोग मन में जो इच्छा हो रही है कि सर इसको क्यों नहीं लगा सकते, ये कंडीशन है। इतनी बार लेस देन लिखा हो, इसको पहले सोच लेना। और दूसरी बात, रेस्ट मास से मूविंग पार्टिकल का मास में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो, जो हम नथिंग कर दें। इसलिए बेटे चूंकि हम लार्ज चेंज होता है, इसलिए मैं इस फार्मूले को यहाँ लगाता नहीं हूँ। बस समझिए, कन्फ्यूजन दूर हो गया, कन्फ्यूजन दूर हुआ। आगे फिर लिखें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन the rest mass of particle due to internal storage of energy, the rest mass of particle is due to an internal store of energy, m naught c square, is called rest mass energy of particle. रेस्ट क्या लिखा बेटा, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, इज इक्वल टू, अब इधर देखिए,
जब मोशन कर लिया, मूव कर रहा है, तो यह एनर्जी है। मैंने पहले बार बता दिया था। ये एनर्जी किसकी है बेटे? ड्यूरिंग मोशन। बोली नहीं यार। और जब वह अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण रेस्ट में है, उस समय जो एनर्जी है उसको क्या कहा उसने? प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मास इनटू सी स्क्वायर ना। तो ये क्या है? रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी है। आई कैसे? ड्यू टू इंटरनल स्टोर ऑफ एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालने की बात, अब फिर क्या करेंगे? फिर जब उसकी टोटल एनर्जी ड्यू टू मोशन, अब मेरी बात सुनो बेटा, मोशन कर दिया तो तुम्हारे पास क्या है? एम नॉट क्या है? सी स्क्वायर है। और जब उसने मोशन नहीं किया, अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है? एम नॉट सी स्क्वायर। ये किसके दो कब है? जब रेस्ट में है। ये कब है? जब वो मोशन में है। तो कितनी एनर्जी हुई टोटल? तो मेरे बेटे आप बताओ क्या मिलेगा? एम इंटू सी स्क्वायर। यही आपका क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन है। क्या है ये आपका? आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है ना? आइंस्टीन क्या है? इसका इक्वेशन भी कहा जाता है। मैं आइंस्टीन इक्वेशन एक तरह से आपको प्रूव करके बता दिया। कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा, पूरा पढ़ा दे रहे हैं। केवल रेडियो एक्टिव सिलेबस कटा है, रेडियो एक्टिव को ही नहीं पढ़ाएंगे। बाकी हम जितना आपको मुझे एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, उससे आप लिखें। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर किसके? मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन। ठीक भैया, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया बढ़िया से? थोड़ा सा इसको आप गहराई से बैठ के घर में पढ़िएगा, आ जाएगा। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? एक छोटी सी बात बता दें, आइंस्टीन साहब ने यह भी कहा था, क्या मास और मैटर दोनों अलग हैं बिटिया? सुनो ध्यान से, आप मन के लिख लीजिए, कभी भी याद रहे, भूलना नहीं। मास एंड मैटर mass and matter, here both are difference, here both are difference। क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट लिखेंगे आप क्या? when particle in rest, when particle क्या लिखा? in rest, but it become rest to motion, rest to motion, its mass increases but no change in matter। उसके मैटर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। ये मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, नो चेंज इन मैटर। तो कुल मिलाकर के अब चैप्टर को मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटे। अभी मास एनर्जी रिलेशन के बाद मास डिफेक्ट जो पेपर में आना फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद वही आता ही है बोर्ड में। फिर न्यूक्लियर फोर्स है, आपके सिलेबस में इतना ही है। जो भी 2-3 लेक्चर लगेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।